Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In connection of cancer chemotherapy, today we will discuss about the miscellaneous agents as well as hormone therapy. ओके आप फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स 2B कोर्स पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर और कैंसर का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स जो हैं वो कैंसर के अगेंस्ट काम करती हैं। आइए देखते हैं कि और कौन से मिसलेनियस एजेंट्स हैं और ख़ास तौर पर जो हार्मोन हैं एज ए थेरेपी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं हार्मोन और इवन उनके एंटागोनिस्ट इन कैंसर्स के लिए। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों वो है आपके पास टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। ओके देखो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स एज द नेम इंडिकेट दैट दीज आर द एजेंट्स, दीज आर द काइनेजेस विच दीज आर दोज एजेंट्स विच विल ब्लॉक द काइनेजेस। कौन से काइनेजेस? जो कि टायरोसिन काइनेज हैं। You people know that tyrosine kinase very important family of enzymes which are involved in several type of the processes within the cell. For example, signal transduction as well as cell division. Okay, so these tyrosine kinases are also targeted, and in case of cancer, as they are involved in signal transduction as well as the cell division or the transcription processes, so if we block these type of the kinases, we can also use these agents in the treatment of cancer. जो इम्पॉर्टेंट एजेंट्स हैं इनमें हमारे पास, उसमें आपने ये 3 एजेंट्स बच्चों याद रखने हैं। एक है imatinib, dasatinib and nilotinib. These are the 3 agents: imatinib, dasatinib and nilotinib. Imatinib mesylate is used basically for chronic myelogenous leukemia जिसको हम CML कहते हैं। इसके अलावा GI stromal tumors में भी it act as a signal transduction inhibitor and definitely it inhibits the tumor tyrosine kinase activity। ठीक है, अब जाहिर है कि एक जो डीरेगुलेटेड BCR-ABL काइनेज है वो ल्यूकेमिक सेल्स में मौजूद होता है। CML के पेशेंट्स में अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर एंजाइम्स वहाँ पर मिलता है। ठीक है, एंड इन केस ऑफ GI स्ट्रोमल ट्यूमर एंड अनरेगुलेटेड एक्सप्रेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज इज एसोसिएटेड विद अ ग्रोथ फैक्टर। यानी कि वही जो हमने बातें की कि ये एजेंट्स देखें क्योंकि टायरोसिन काइनेज हैं, आगे ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स बनाने में या सिग्नल के ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और आइमेटिनिब जो है ये उस काइनेज की पॉकेट को बेसिकली ब्लॉक करके उसकी फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करता है। और अगर तुम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर सको, जितने भी काइनेजेस हैं, जब भी काइनेज का नाम आता है तो आपको फॉस्फोराइलेशन हमेशा आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, क्योंकि जितने भी काइनेजेस हैं ये आगे फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं और फिर फॉस्फोराइलेशन से डिफरेंट सेल के जो एक्टिव प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। अब इस एंजाइम के अंदर ये आइमेटिनिब वगैरह या जो दूसरे नाइलोटिनिब, ये सारे एजेंट्स हैं, ये उन काइनेजेस की पॉकेट्स को ब्लॉक कर देते हैं और जाहिर है कि वहाँ ATP ने बाइंड होना है और फॉस्फोराइलेशन करवानी है, ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो फर्दर सब्सीक्वेंट स्टेप्स होते हैं सेल प्रोलिफरेशन के वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके अंदर ये एक्टिविटी अगर ब्लॉक हो जाए तो उनकी प्रोलिफरेशन या उनकी फर्दर जो ग्रोथ है वो सारी की सारी रिटार्ड हो जाएगी। इसको मैं तुम लोगों को एक फिगर से भी अभी इंडिकेट करती हूँ कि किस तरह से ये मैकेनिज़्म काम करती है, तो फिगर से ही होता है कि चीज़ें अच्छी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि नाइलोटिनिब और डेसेटिनिब जो हैं ये फर्स्ट लाइन ऑप्शंस हैं CML के, और ओरल फॉर्मुलेशंस में भी एजेंट्स अवेलेबल हैं। इनकी टॉक्सिसिटीज़ आपने याद रखनी है, फ्लूइड रिटेंशन और QT प्रोलोंगेशन। ज़ाहिर है कि फिर आप इनको अरिदमियाज में या अगर हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसे पेशेंट्स में हम इनको अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये देखो इसकी मैकेनिज़्म को हम यहाँ से देखते हैं। आप ये देखिए आइमेटिनिब है और ये जो मैंने आपको बात की थी BCR काइनेज की, जो कि दरअसल BCR-ABL काइनेज है, यहाँ आप देखिए और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आइमेटिनिब जो है ये यहाँ आकर इस काइनेज की जो पॉकेट है जिससे
इस एटीपी ने बेसिकली बाइंड करना था, ये उसको ब्लॉक कर देता है और इसकी जगह ये खुद बाइंड कर लेता है. Whenever it bind itself to this kinase BCR-ABL, the resultant ATP will not be able to bind to this pocket. As a result, this phosphorylation will be blocked. और जब ये phosphorylation ब्लॉक होगी तो डेफिनेटली जो आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस था वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, जिससे लैक ऑफ सिग्नलिंग होगी और सेल्स की जो प्रोलिफरेशन है, सेल की जो सर्वाइवल है, वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी. ठीक है, तो ये है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स कि किस तरीके से ये कैंसर में काम करते हैं. एक और एजेंट अर्लोटिनब भी है यहाँ पर, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है. सोराफिनेब और स्योनिटिनेब ये भी सीरीन और ओरल हैं, सीरीन और थ्रियोनीन हैं बेसिकली, और टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हैं. इनको हम मेनली रीनल सेल कार्सिनोमा में यूज़ करते हैं. तो इसमें बच्चों आप ये बस याद रखें कि इनके क्या यूजेस हैं. मैकेनिज्म तो ज़ाहिर है जनरल ही होता है, और कुछ जो इनके स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको गो थ्रू कर लो. आपसे पेपर में ये ही पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में डाला जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चों मिसेलेनियस एजेंट्स पे. मिसेलेनियस एजेंट्स में सबसे पहले है आपके पास प्रोकार्बाजीन. प्रोकार्बाजीन को हम हॉजकिन डिजीज़ में और दूसरे कैंसर्स में यूज़ करते हैं, और का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टू एग्जर्ट इट्स साइटोटॉक्सिक एक्शन दैट कॉज इनहिबिशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस. अब तक एंटी कैंसर ड्रग्स को पढ़कर ये तो तुम लोगों को अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि ये सारे एजेंट्स जो हैं बेसिकली डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन सिंथेसिस को, इन्हीं तमाम के तमाम जो स्टेप्स हैं उनको ही बेसिकली टारगेट कर रहे होते हैं. ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट्स आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ से प्रोकार्बाजीन के. ठीक है, कि क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एस्पार्जिनेज और पेगेस्पार्जिनेज. एस्पार्जिनेज नाम से आपको पता चल रहा होगा क्योंकि इसके आखिर में ASE आ रहा है, तो ये एक एंजाइम है. ओके, बेसिकली सम न्यूप्लास्टिक सेल रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एस्पार्जीन्स because of limited capacity to synthesize sufficient amount of amino acid to support the growth as well as the functions. ठीक है ना, तो एल एस्पार्जिनेज जो है और पेगाइलेटेड इसकी जो फॉर्मुलेशन हैं जिसको आप पेग एस्पार्जिएज कह रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डी एमाइनेशन ऑफ एस्पार्जीन टू एस्पार्टिक एसिड एज वेल एज अमोनिया. और जाहिर है कि जब ये उसकी डी एमाइनेशन करवा रहे हैं तो क्या होगा कि जो ट्यूमर सेल्स हैं ये उनको डिप्राइव कर देंगे अमाइनो एसिड से. ठीक है, क्योंकि एस्पार्जीन जो है इसकी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल सोर्स से ज़रूरत होती है, तो ये उसकी कैटालाइजेशन करवा देते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में और एस्पार्टिक एसिड में. तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए ट्यूमर सेल्स को, वो नहीं मिलेगा. तो डेफिनेटली जो उनकी ग्रोथ है वो वहाँ रिटार्ड हो जाएगी. ठीक है, इसको भी मैंने आप लोगों के लिए एक फिगर डाली है और उससे इसको एक्सप्लेन किया है. ये देखिए, इस पिक्चर में आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देखो बच्चों कि ये है आपके पास एस्पार्जीन. अच्छा, ये यहाँ पर नॉर्मल सेल्स दिखाए गए हैं और ये ट्यूमर सेल्स दिखाए गए हैं. ठीक है, पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर आप नॉर्मल सेल्स में इसको पहले समझ लें कि ये एस्पार्जीन जो है ये बेसिकली कन्वर्ट होता है एस्पार्टेट में या एस्पार्टिक एसिड में, और ये एस्पार्टिक एसिड जब सेल के अंदर जाता है तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एस्पार्जीन सिंथेज या सिंथेटेज भी आप इसको कह सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्जीन में. और सेल्स को एस्पार्जीन चाहिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये अमाइनो एसिड उसकी प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ हो जाएगा. ठीक है, यही वाला काम ट्यूमर सेल्स में भी हो रहा है. अब मैं यहाँ ड्राइंग क्लियर करके आपको दोबारा से दिखाती हूँ. ये देखिए आप लोग बच्चों, यहाँ देखें, ये आपके पास ट्यूमर सेल है
और इस ट्यूमर सेल में आप चेक कीजिए कि एस्पार्जीन कन्वर्ट हुआ एस्पार्टेट में, सेल के अंदर गया विद द हेल्प ऑफ एस्पार्जीन सिंथेटेज, ये एस्पार्जीन में कन्वर्ट हो गया और जो ट्यूमर सेल्स हैं उनकी प्रोटीन बनाने में ये इन्वॉल्व है, यानी उनके जो सेल्स हैं वो वहाँ फर्दर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एल एस्पार्जीनेज दे देते हैं, तो अब मैं यहाँ इस कलर को चेंज करके बताती हूँ, ये देखें, जब आपने एल एस्पार्जिनेज दे दिया, ये वाला एंजाइम, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये एल एस्पार्जिनेज क्या करेगा, ये वाला एंजाइम एल एस्पार्जिनेज, ये बेसिकली ये यहाँ पर एक्ट करेगा और यहाँ पर ये एंजाइम ब्लॉक कर देगा इस एस्पार्जीन सिंथेटेज को। एज ए रिज़ल्ट ये जो एस्पार्जीन बनना था ना यहाँ पर, ये वाला, ये नहीं बनेगा। और जाहिर है कि हमने आपको बताया कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो जब ये प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर नहीं हो सकेगी, उसको एस्पार्जीन नहीं मिलेगा, तो ट्यूमर सेल्स ग्रोथ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये एंजाइम इसको ब्लॉक कर देता है और उसके अलावा इसको कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड, अमोनिया में और एस्पार्टिक एसिड में। एज ए रिजल्टेंट एस्पार्जीन नहीं बनता, एस्पार्जीन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और जाहिर है कि ट्यूमर सेल्स की अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो ऑफ कोर्स फिर उनकी फर्दर ग्रोथ या रेप्लिकेशन भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ये फॉर्म इसकी कीमोथेराप्यूटिकली डिराइव्ड की गई है बैक्टीरिया से, और चाइल्डहुड में एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वीएक्स देते हैं और प्रेडनिसोन। वीएक्स क्या है, मैंने आपको बताया था विनक्रिस्टीन है, जो कि नेचुरल सोर्स से हमने निकाला है, ये उसमें यूज़ होता है। बाकी आप देख लीजिए, आईवी इंट्रामस्कुलरली भी दिया जाता है, और टॉक्सिसिटीज़ इसकी पढ़ लीजिए कि क्या क्या टॉक्सिसिटीज़ हैं, ठीक है। ज़ाहिर है अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया की टॉक्सिसिटी यहाँ होगी। और नेक्स्ट एजेंट है हमारा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन को हम लोगों ने एंटीवायरल एजेंट्स में भी पढ़ा था, और आपको पता है कि इंटरफेरॉन नेचुरली हमारी बॉडी में भी मौजूद है। ह्यूमन इंटरफेरॉन आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर एंड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स आपको मालूम है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। Alpha interferon are primarily leukocytic, whereas beta and gamma interferon are produced by connective tissue fibroblast and T lymphocyte respectively, ठीक है। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स आई हैं, उससे हम लोगों ने बैक्टीरिया से लार्ज अमाउंट में इंटरफेरॉन बना लिए हैं, और उनको हमने 2 स्पीशीज़ में कैटेगराइज कर दिया है, इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2A और इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2B, ठीक है। और ये हम दोनों यूज़ करते हैं डिफरेंट कैंसर को ट्रीट करने के लिए, सही है बच्चों। इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2A की जो टाइप है, ये बेसिकली हेयरी सेल ल्यूकीमिया में, सीएमएल में और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम रिलेटेड कैपोसी सार्कोमा में इस्तेमाल होती है, जबकि इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2B जो है, ये हेयरी सेल ल्यूकीमिया, मेलानोमा, एड्स रिलेटेड कैपोसी सार्कोमा और फॉलिक्यूलर लिम्फोमा में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इंटरफेरॉन बेसिकली क्या करता है, जो सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स के ऊपर, ये उनके साथ बाइंड करता है, उनके साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है। बाउंड इंटरफेरॉन नीदर इंटरनलाइज्ड नॉर डिग्रेडेड। As a consequence, binding of interferon, a series of complex intracellular reaction take place, और वो रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम हो सकती है, suppression of cell proliferation, there could be activation of macrophages, there could be increased cytotoxicity of lymphocytes। ये सारे के सारे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो टेक प्लेस होते हैं इसके सरफेस रिसेप्टर पर बाइंड करने की वजह से। ऑल्दो कि अभी तक हमें एग्जैक्ट साइटोटॉक्सिक एक्शन इंटरफेरॉन क्लियर नहीं है, लेकिन इट इज़ कंसीडर्ड दैट देयर आर सो मैनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड which are basically responsible for its anti-cancer efficacy और anti-cancer effect। इसके लिए भी मैंने एक फिगर आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड की है, और फिगर से समझना आसान होता है। ये फिगर आप देखिए कि यहाँ पर इंटरफेरॉन का बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया गया है। बेसिकली जो इंटरफेरॉन्स हैं आपके पास, ये देखिए, ये आपको एक कैंसर सेल यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये
जो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन अल्फ़ा हो, बीटा हो, गैमा हो, जनरली सबके बारे में यही ख्याल किया जाता है, लेकिन 2A और 2B सबसे ज़्यादा होते हैं कि ये बेसिकली जो MHC एक्सप्रेशन है ना ट्यूमर सेल्स पे, ये उनको इंक्रीज़ करते हैं। अब MHC तुम लोग पढ़ चुके हो कि ये बेसिकली मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और ये मैक्रोफेजेस के ऊपर होते हैं, और जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो ये फिर जो भी मैंने डिफरेंट सेल प्रोसेसेस की बात की थी, ये उन तमाम प्रोसेसेस पे काम कर सकते हैं और इंक्रीज़ करते हैं साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स होते हैं ना। टी सेल्स आप लोगों को पता है ना कि ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, अगर जितने भी टी सेल्स हैं यानी टी लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट होते हैं, इसी तरह से टी लिम्फोसाइट्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं हेल्पर में, किलर में, और साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होते हैं। तो ये CT यहाँ इंडिकेट करा है उसी साइटोटॉक्सिक सेल्स को। तो ये उन मैक्रोफेजेस के हो या जैसे NK सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये उनको बेसिकली इन्हेंस करते हैं। और ये सारे के सारे आपको पता है कि इम्यून सिस्टम के ज़रिए से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं आपके ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट या ट्यूमर सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो देखें ये किलर सेल्स यहाँ एक्टिवेट होंगे, तो ये जो कैंसर सेल मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस के थ्रू इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इनको हम हमेशा पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और एजेंट है हमारे पास और वो है एंजाल्यूटामाइड। और एंजाल्यूटामाइड बेसिकली जो आपके एंड्रोजन्स का सिग्नलिंग पाथवे है वहाँ काम कर रहा होता है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे जो रिलेटेड एजेंट है वो मैंने आगे डिस्कस किए हुए हैं, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और ग्रुप डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स देख लिए, मिसलेनियस एजेंट्स देख लिए। अब हम देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का रोल कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। Monoclonal antibodies have become an active area of drug development for anti-cancer therapy and neoplastic diseases. Why? Because they are directed at specific targets and they have fewer side effects or adverse effects. ठीक है? They are created from B lymphocyte from immunized mice or hamster, जिनको हम कहते हैं ना कि म्यूरिन ओरिजिन के यानी माइस से के B lymphocyte से बनाए गए हैं। एंड दे आर फ्यूज्ड विद इमॉर्टल B lymphocyte ट्यूमर सेल, इस तरह से ये बनाए गए। तो ये जो आपके पास एक हाइब्रिड सेल बनता है ना, क्योंकि आपने ये हाइब्रिड बना दिया ना इसको। जैसे हम कहते हैं भाई हाइब्रिड क्या है, हम कहते हैं हमारा आजकल टीचिंग का प्रोग्राम जो है फॉर एग्जांपल हाइब्रिड चल रहा है कि हम लैब्स जो हैं उनको ऑनलाइन भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं और लैब्स की हम फिज़िकल परफॉर्मेंस भी कराएंगे, तो हम हाइब्रिड पे चल रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हाइब्रिड सेल दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने। इनको क्लोन भी किया जा सकता है, और जाहिर है कि क्लोन करने की वजह से जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन के, उन एंटीबॉडीज़ को जिसको हम कह रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है, क्लोन करके बनाई गई हैं, इनको हम यूज़ करते हैं फिर इन कैंसर के ट्रीटमेंट में। और सिर्फ कैंसर ही नहीं बच्चों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ तो तुम लोग पढ़ चुके हो कि हम बहुत सारे जो इम्यूनोलॉजिक प्रॉब्लम्स हैं या डिफरेंट जो अदर डिजीज़ हैं उनमें भी इनको यूज़ कर रहे हैं। कैंसर के केस में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट यूज़ हो रही हैं वो ट्रेस्टुज़ुमैब, रिटुक्सीमैब, बेवासीज़ुमैब और सीटुक्सीमैब शामिल हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एजेंट हैं जिनके नाम तुम लोग याद रखो। इसके अलावा एलेमटुज़ुमैब भी है, कुछ और न्यू एजेंट्स भी हैं जो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है, रिफ्रैक्टरी बी सेल क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में यूज़ हो रही है। पैनिट्यूमुमैब है जो कि मेटास्टैटिक कोलोरेक्टल ट्यूमर में यूज़ हो रही है। और आयोडीन 131 टॉसिट्यूमुमैब, यानी आयोडीन 131 से मुराद ये कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ हमने ये टॉसिट्यूमुमैब को मिलाया है। इसको हम जो रिलैप्स्ड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और पहला जो आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो ट्रस्टुज़ुमैब है। ट्रस्टुज़ुमैब मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में और उन पेशेंट्स में जहाँ पर ओवर एक्सप्रेशन हो HER2
की, ठीक है। HER2 क्या है, यहाँ ये समझना ज़रूरी है। HER2 को हम कहते हैं ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ये दरअसल एक प्रोटीन है। ये क्या है, ह्यूमन की है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है ये, और ये प्रोटीन है। और ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ख़ास तौर पर आप इनका नाम बार बार सुनेंगे। वहाँ पर ये उनकी जब टेस्टिंग करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि भाई ये देखें कि क्या वो HER2 पॉजिटिव हैं। तो HER2 का मतलब ये होता है कि उन पे ख़ास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है, जिनको अब हम आइडेंटिफाई भी करते हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं, तो वो HER2 होती है। और इन केसेस में हम ट्रस्टुज़ुमैब जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उसको हम यूज़ करते हैं उन केसेस के अंदर, ठीक है। So trastuzumab, which is a humanized monoclonal antibody, specifically target the extracellular domain of HER2 growth receptor that has intrinsic tyrosine kinase activity. Okay, and at least 50 tyrosine kinase mediate cell growth or division by phosphorylating the signaling protein। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि भाई जितने भी आपके जो टायरोसिन काइनेजेस हैं, जब उनका नाम आए तो आप फॉस्फोराइलेशन को ज़रूर याद रखें, ठीक है। और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ट्रस्टुज़ुमैब का, ये बेसिकली HER2 को बाइंड करती है, जो मैंने आपको बताया कि एक प्रोटीन है। और ये HER2 ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 के नाम से जानी जाती है। इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इस प्रोटीन का जो है ये रोल होता है बेसिकली कैंसर सेल्स की ग्रोथ में। दिस प्रोटीन प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ है, ब्रेस्ट कैंसर में, गैस्ट्रिक कैंसर में, गैस्ट्रोइसोफेजियल टिश्यूज़ में। और जो आपकी ये ट्रस्टुज़ुमैब है, ये इस ओवर एक्सप्रेशन को बेसिकली ब्लॉक करती है और नंबर ऑफ सेल्स को एस फेज़ में जाके डिक्रीज कर देती है। By binding to HER2, it blocked downstream signaling pathway, induces the antibody-dependent cytotoxicity and prevent the release of HER2। और HER2 का मैंने आपको बताया कि important role है in the promotion of the growth of the cancer cells, ठीक है। इसको इस फिगर से देखें, और यहाँ आप देखें HER2 और ट्रस्टुज़ुमैब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया गया है। इसमें आप यहाँ देखिए, ये देखें। अब ये है आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसका नाम है ट्रस्टुज़ुमैब, और ये जो पिंक कलर में दिखाए गए हैं ये HER2 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये ट्रस्टुज़ुमैब आप यहाँ देखिए कि इसके साथ इन्होंने इन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लिया, और जब इसने बाइंड कर लिया तो फिर ये जो HER2 मीडिएटेड सिग्नलिंग होनी थी ये उसको ब्लॉक कर देंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि HER2 की एक्टिवेशन को भी ब्लॉक कर देंगे बाय ब्लॉकिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन क्लीवेज। और फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट जो सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी होती है इसके ज़रिए से वो भी इन्हांस हो जाएगी। तो इन तीन मैकेनिज्म के ज़रिए बाय बाइंडिंग टू HER2 रिसेप्टर्स, ट्रस्टुज़ुमैब जो कि एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, कैंसर में इफ़ेक्टिव है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट बेटे आप लोग पढ़ लीजिए इसके, ये तो आपको बस याद ही रखने हैं, कुछ इसमें समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो है हमारे पास रिटुक्सीमैब। और रिटुक्सीमैब क्या है, ये फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कैंसर के लिए अप्रूव हुई थी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है विच इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द CD20 एंटीजन। और CD20 क्या होते हैं, CD20 भी एक प्रोटीन है जो कि सरफेस ऑफ सेल्स पर मौजूद होती है, बी लिम्फोसाइट्स के, ठीक है। और ये देखिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में आप लोगों की आसानी के लिए लिख भी दिया है कि CD20 इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल्स। और इसका क्या रोल है, एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल इनिशिएशन और डिफ्रेंसिएशन में ये इन्वॉल्व होती है। CD20 antigen is expressed on nearly all B cell non-Hodgkin lymphoma but not in other bone marrow cell.
rituximab is effective in the treatment of लिम्फोमा, chronic lymphocytic leukemia, CLL जिसे आप कहते हैं, और rheumatoid arthritis में भी rituximab, अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं बच्चों। ये देखिए, बेसिकली फैब डोमेन रिटुक्सीमैब का जो होता है, ये बाइंड कर जाता है CD20 एंटीजन से ऑफ द बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और जो FC डोमेन है वो रिक्रूट करता है इम्यून इफेक्टर फंक्शंस को, इंक्लूडिंग कॉम्प्लीमेंट एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी ऑफ द बी सेल्स, वही जो हमने बात की है। और अगर आपको याद हो तो इसको हम चॉप के कॉम्बिनेशन में देते हैं, और दूसरे जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके साथ इस एंटीबॉडी को, जैसे हमने आप पढ़ा था साइक्लोफॉस्फामाइड ऑनकोवॉरिन है और डॉक्सोरोबेसिन प्रेडनिसोन है, तो उनके कॉम्बिनेशन के साथ भी अक्सर इसको दिया जाता है। यहाँ पर आप इस फिगर से इसका मैकेनिज्म देख सकते हो। ये आपके पास रिटुक्सीमैब एंटीबॉडी है और ये CD20 को बेसिकली टारगेट करती है और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी करवाती है, बिकॉज व्हेन इट बाइंड्स विद द CD20 एज ए रिजल्ट जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है और सेल वो सब की सब अफेक्ट होके सेल लाइसिस होती है। दूसरी तरफ ये जो FC के साथ बाइंड करती है उसकी वजह से भी, यानी मैक्रोफेजेस के जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वहाँ से भी ये सेल लाइसिस करवाती है। तो ये बेसिकली CD20 को टारगेट करके फर्दर फिर सेल की लाइसिस में या अपने साइटोटॉक्सिक एक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चों। एडवर्स इफेक्ट आप लोग पढ़ लीजिए इनके। और लास्ट ग्रुप जो हमारे पास कैंसर कीमोथेरेपी में रह गया वो है स्टीरॉयड हार्मोन। देखो, स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं वो ट्यूमर्स जिनको आप हार्मोन्स बेसिकली देते हैं, ख़ास तौर पर स्टीरॉयड, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो हार्मोन रिस्पॉन्सिव होंगे या वो हार्मोन डिपेंडेंट होंगे, और एक तीसरी टाइप वो होगी जिसमें ये दोनों हो सकते हैं। हार्मोन रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि ट्यूमर रिग्रेसेस फॉलोइंग द ट्रीटमेंट विद अ स्पेसिफिक हार्मोन, यानी अगर आप वो एक स्पेसिफिक हार्मोन उनको देते हैं तो ट्यूमर रिग्रेस करने लग जाता है, ठीक है। वो हार्मोन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और हार्मोन डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप वो हार्मोनल स्टिमुलस वहाँ से रिमूव कर लें तो फिर ट्यूमर की रिग्रेशन होती है, ठीक है। यानी हार्मोन रिस्पॉन्सिव में आप हार्मोन देंगे, और हार्मोन डिपेंडेंट में जो हार्मोन का स्टिमुलस है या जो हार्मोन का सोर्स है उसको आप वहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है ना। और ये देखिए कि हार्मोन और हार्मोन के जो एंटागोनिस्ट होते हैं ये लेस टॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, हाईली सिलेक्टिव हैं। इनमें ख़ास तौर पर ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और एंडोमेट्रियल कैंसर शामिल हैं। इनको आप 5 कैटेगरीज में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। एक वो हैं जो एंड्रोजेंस हैं, एक वो हैं जो एंटी एंड्रोजेंस हैं, एक वो हैं जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग हैं, GnRH के एनालॉग्स हैं, एक वो हैं जो ईस्ट्रोजन और एंटी ईस्ट्रोजन दोनों ही यहाँ शामिल हैं, और एक वो है जो एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। और ये वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि रिमूवल ऑफ हार्मोनल स्टिमुलाई फ्रॉम हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय द सर्जरी, जैसे कि ऑर्केक्टोमी में हम करते हैं जिसमें दोनों टेस्टिस रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जो एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट होते हैं। या आप ड्रग से भी ये काम कर सकते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं, ठीक है। और टेमोक्सिफिन आके डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, स्टीरॉयड रिसेप्टर्स का तुम लोगों को पता होगा कि ये हमेशा इंट्रासेलुलर होते हैं, और इनके लिए हमेशा ड्रग्स को सबसे पहले पेनिट्रेट करना होता है, सेल के अंदर जाना होता है, ठीक है। और साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं जो हम लोगों ने इनकी मैकेनिज्म्स याद की थी, वहाँ से अगर आप लोग इसको याद कर सकें तो तुम लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। तो ट्यूमर्स जो कि अभी मैं दो तरह की बात कर रही थी कि हार्मोन रिस्पॉन्सिव होंगे या हार्मोन रिस्पॉन्सिव या हार्मोन सेंसिटिव जिसे हम कह रहे हैं, या हार्मोन डिपेंडेंट होंगे। अगर हार्मोन रिस्पॉन्सिव हैं तो ट्यूमर रिग्रेस करेगा फॉलोइंग ट्रीटमेंट विद स्पेसिफिक हार्मोन। और हार्मोन ट्रीटमेंट मोस्टली गिवन फॉर पैलिएशन पर्पस। फ्यू केसेस में साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है लिम्फोमा में। अगर वो हार्मोन डिपेंडेंट है तो आप रिमूव करेंगे हार्मोन को तो रिग्रेशन होगी।
सर्जरी आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी ऑर्किडक्टोमी की हमने बात की थी। और जो ड्रग्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो एंटी ईस्ट्रोजन और टेमोक्सिफिन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ईस्ट्रोजन के स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। पहला एजेंट है प्रेडनिसोन। और प्रेडनिसोन आपको पता है कि एक हार्मोन है, एंड प्रेडनिसोलोन इसकी एक्टिव ड्रग है। बॉडी में जाके यही प्रेडनिसोन जो है ये प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। और किन किन कैंसर्स में ये यूज़ हो सकता है ये आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है हमारे पास टेमोक्सिफिन। टेमोक्सिफिन ईस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है, कुछ इसकी ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी भी है, और इसको हम सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। देखो, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है कि जो कि ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करे सिलेक्टिवली। फॉर एग्जांपल के ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर ब्रेस्ट में भी हैं और यूटेराइन में यूट्रस में भी हैं, लेकिन वो यूटेराइन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करे, लेकिन ब्रेस्ट के जो रिसेप्टर्स हैं ईस्ट्रोजन के उनको स्टिमुलेट ना करे, मॉड्यूलेट ना करे, तो हम कहेंगे कि ये सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ठीक है, यानी किसी एक जगह जो सिलेक्टिव रिसेप्टर्स हैं उनको तो कर रहा है लेकिन दूसरी जगह नहीं कर रहा है। और ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक है। अच्छा देखो, अब दो तरह के ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, एक वो जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव हैं और एक वो जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव है। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इन कैंसर्स में ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और वहाँ पर ईस्ट्रोजन चाहिए उन कैंसर्स को ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, तो एक ऐसा ब्रेस्ट कैंसर है जहाँ पर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर मौजूद नहीं है और वहाँ उनको ग्रोथ करने के लिए ईस्ट्रोजन नहीं चाहिए। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करना आसान होता है, इसलिए क्योंकि वो कैंसर ईस्ट्रोजन पर डिपेंडेंट होते हैं और अगर आप ईस्ट्रोजन को प्रोवाइड ना करें, ईस्ट्रोजन को हटा दें, तो आप ईस्ट्रोजन जो कैंसर की प्रोग्रेशन है, ट्यूमर की प्रोग्रेशन है, उसको रोक सकते हैं। लेकिन ऐसे ब्रेस्ट कैंसर जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव हैं, जहाँ ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर नहीं है एंड दे डोंट रिक्वायर ईस्ट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ, फॉर ट्यूमर ग्रोथ, उनको ट्रीट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो ईस्ट्रोजन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, फिर भी ट्यूमर बना रहे हैं। तो अब आप ईस्ट्रोजन को कैसे वहाँ पर रिमूव करेंगे? टेमोक्सिफिन है, ये एक एंटागोनिस्ट है ईस्ट्रोजन का, तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होंगे अगर, तो ही आप ईस्ट्रोजन की जगह टेमोक्सिफिन दे देंगे, तो ईस्ट्रोजन की जगह इट विल बाइंड एंड एज ए रिजल्ट वहाँ पर फिर वो कैंसर जो है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। समझिए, समझ आई आपको मेरी बात? क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? ये बेसिकली बाइंड करता है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से ब्रेस्ट टिश्यू में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स will be unable to translocate into the nucleus for its action of initiating transcription. Complex fail to induce the estrogen responsive gene. As a result, RNA synthesis will not occur. There will be depletion or down regulation of estrogen receptor. ठीक है, आइए देखते हैं इसको फिगर के जरिए, उससे आपको ज़्यादा अच्छा ये समझ में आएगा। ये देखो बच्चों, इस फिगर में आप लोग यहाँ देखें, ये देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए ईस्ट्रोजन है। एक मिनट में कलर ज़रा ऐसा लूँ जो आपको समझ आए। ये देखिए, ये ईस्ट्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करता है। उसके बाद ये एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आती है उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, एज ए रिजल्ट ईस्ट्रोजन रिसेप्टर बाइंड टू द को एक्टिवेटर, और इस तरह जो फर्दर जो ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे स्टेप्स होते हैं। जबकि यहाँ क्या करते हैं, हम टेमोक्सिफिन बाइंड करवा देते हैं जो इसका रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, लेकिन इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज नहीं आती है। एज ए रिजल्ट जो फर्दर को एक्टिवेटर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते और जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है ना, आगे फर्दर सिग्नल ट्रांसडक्शन और वो प्रोसेस, वो होल ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये टेमोक्सिफिन काम करता है। और इसके आप एडवर्स इफेक्ट पढ़ लें बच्चों। एक इस फिगर में भी आप ये देखें, ये सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, मैंने जो आपको बताया था कि एक ऐसी ड्रग जो कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को टारगेट करे एक स्पेसिफिक टिश्यूज़ में।
जैसे कि आप यहाँ देखें कि ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर जो हैं वो यूट्रस में है और ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर ब्रेस्ट सेल्स में। लेकिन अब आप जो एजेंट यहाँ पर दे रहे हैं टेमोक्सिफिन, वो यहाँ पर तो एक्ट कर रहा है लेकिन यहाँ एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ बाइंड हुआ इसने और ब्रेस्ट रिसेप्टर नॉट एक्टिवेटेड, नो ब्रेस्ट सेल प्रोलिफरेशन। लेकिन यूट्रस के जो रिसेप्टर हैं वो अपना उसी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं, उनमें ये उस तरह एक्टिवेशन का काम करवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है जो कि ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को स्पेसिफिक टिश्यूज़ में टारगेट करता है। यहाँ पर इसका एक्शन एंटागोनिस्ट की तरह आ रहा है लेकिन यहाँ एंटागोनिस्ट की तरह से नहीं आ रहा है। इसीलिए समटाइम आपको बहुत सारी बुक्स में इसको पार्शियल एगोनिस्ट वगैरह का नाम भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि प्रोलिफरेशन नहीं हो रही इस जगह पर, ठीक है, टेमोक्सिफिन से, लेकिन यहाँ पर हो रही है। ओके, तो दिस इज सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो कि मैंने इस फिगर से समझाने की कोशिश की है। एरोमेटेज इनहिबिटर एक और एजेंट्स है और आपको पता है कि एरोमेटेज एक एंजाइम है जो कि एक्स्ट्रा एड्रीनल यानी एड्रीनल ग्लैंड के अलावा जो ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस होती है वो उसमें ये इन्वॉल्व होता है और ये रिएक्शन लिवर फैट मसल स्किन में होता है, इससे ईस्ट्रोजन बनता है। अब अगर आप इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, कौन से एजेंट्स हैं, एनेस्ट्रोजोल और लेट्रोजोल के ज़रिए से, तो क्या होगा कि उसकी वजह से फिर जो पेशेंट्स हैं उनको एंडोमेट्रियल कैंसर से आप बचा सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि ये नॉन स्टीरॉयडल होते हैं, जबकि एरोमेटेज इनहिबिटर ऐसे भी हैं जो स्टीरॉयडल हैं जैसे अमाइनोग्लूटाथिमाइड। तो उनके जो इफ़ेक्ट आते हैं ना, एंड्रोजेनिक टाइप के इफ़ेक्ट आते हैं, वो यहाँ पर नहीं है एनेस्ट्रोजोल और लेट्रोजोल से। और ये भी आपको मैं फिगर में दिखाती हूँ, ये आप इनके सारे एडवर्स इफेक्ट और काइनेटिक्स पढ़ लीजिए। ये देखें, होता ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन के ज़रिए से, आप यहाँ देखिए कि टेस्टोस्टेरोन के ज़रिए से टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है ईस्ट्राडायोल में और एंजाइम है आपका यहाँ एरोमेटेज। ठीक है, और दूसरी तरफ ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोस्टीन डायोन में भी कन्वर्ट होता है और ये फर्दर फिर ईस्ट्रोन में कन्वर्ट होता है और ईस्ट्रोन आपको पता है वापस ईस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो सकता है। ईस्ट्राडायोल ईस्ट्रोजन का ही सोर्स है। ठीक है, यहाँ भी एंजाइम मौजूद है एरोमेटेज। ये एरोमेटेज सबक्यूटेनियस फैट, लिवर, मसल, नॉर्मल ब्रेस्ट और ब्रेस्ट कैंसर में मौजूद होता है। ठीक है, एरोमेटेज इनहिबिटर इस स्टेप को बेसिकली ब्लॉक करते हैं। इसको जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ईस्ट्राडायोल नहीं बनेगा यानी ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा और ये ईस्ट्रोजन जो कि ईआर पॉजिटिव पे बाइंड होना होता है, ये टेमोक्सिफिन के ज़रिए ये ब्लॉक हो सकता है और यही जो पॉजिटिव सेल्स हैं ये फिर ईआर नेगेटिव सेल्स भी बनाते हैं, तो अल्टीमेटली ये भी डिक्रीज हो जाता है ब्रेस्ट ट्यूमर में। ये बेसिकली इनका एक्शन है एनेस्ट्रोजोल और लेट्रोजोल का कि ये एरोमेटेज को ब्लॉक करते हैं और एरोमेटेज यूँ समझो कि ईस्ट्रोजन बनाने में इन्वॉल्व होता है। इस तरह वो ईस्ट्रोजन का बनना ही वहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। एक और एजेंट भी है जिसको हम एक्जिमेस्टेन कहते हैं, ये भी इसी क्लास से बिलोंग कर रहा है, इसको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट एजेंट है प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन आपको पता है प्रोजेस्टेरोन ही होते हैं, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है मैजिस्ट्रोल एसीटेट। इसको अक्सर हम हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल नियोप्लाज्म में यूज़ करते हैं, यानी जो हार्मोन सेंसिटिव हैं वहाँ पर जहाँ प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत हो रही है, प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंट है, वहाँ हम इनको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एजेंट्स हैं वो ल्यूप्रोलाइड, गुसारेलिन और ट्रिप्टोरेलिन जो हैं ये बेसिकली GnRH के एनालॉग्स हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये उनके एनालॉग्स बनाए गए हैं और आपको पता है कि पिट्यूटरी से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH रिलीज़ होता है जो कि स्टिमुलस होता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ कराने के लिए टेस्टिस से, और FSH रिलीज़ होता है जो कि ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन ओवरी से करवाने में इन्वॉल्व होता है। ये देखें, आप इस फिगर से देख सकते हो, ये है बेसिकली यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ये GnRH रिलीज़ होते हैं, फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी से जो आपके फर्दर स्टिमुलेशन जाती हैं जो डिफरेंट गोनैड से, जैसे फीमेल्स की ओवरीज हैं,
उनको एफएसएच और इनको एलएचएच टेस्टिस को यहाँ से रिलीज़ होकर और फिर ये जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्राडायोल यानी ईस्ट्रोजेन दरअसल ये रिलीज़ होते हैं। अब ये जीएनआरएच के जो एनालॉग हमने बनाए हैं बुसारेलिन वगैरह, ये अगर दे दिए जाएं तो ये क्या करेंगे कि ये इनकी जगह पर यहाँ पर काम करेंगे। इनिशियल तो इनका लेवल ये रिलीज़ करवाएंगे क्योंकि ये उनके एनालॉग ही हैं, लेकिन बाद में ये उनके लेवल्स को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये वही बात लिखी हुई, आप इसको पढ़ लें कि दे ऑक्यूपाई द GnRH रिसेप्टर इन द पिट्यूटरी विच लीड टू इट्स डिसेंसिटाइजेशन। जाहिर है कि ये उसके एनालॉग है ना भाई, GnRH तो नहीं है, तो क्या होगा, FSH और LH रिलीज नहीं होगी। एज ए रिजल्ट फिर एंड्रोजन और जो ईस्ट्रोजन है वो भी रिड्यूस्ड हो जाएंगे उनके लेवल। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कहाँ ज़्यादा अच्छा है कि डिटेल बताई गई है ल्यूप्रोलाइड की और इन एजेंट्स की और एडवर्स इफेक्ट, ये आप लोग बेटा पढ़ लें, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात नहीं है। ईस्ट्रोजन जो कि इथेनाइल ईस्ट्राडायोल है, इसको भी हम प्रोस्टेटिक कैंसर में यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए, लेकिन अब इसको GnRH के एनालॉग्स ने रिप्लेस कर दिया बिकॉज ऑफ द फ्यूअर एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, प्रोस्टेट के ग्रोथ को ये इनहिबिट कर सकता है बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ LH। ज़ाहिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं होगा तो एंड्रोजन भी डिक्रीज हो जाएंगे टेस्टिस से, और वो ट्यूमर जो कि डिपेंडेंट होते हैं एंड्रोजन पर वो इससे अफेक्टेड होते हैं। एडवर्स इफेक्ट आप लोग यहाँ पर ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए। ये यहाँ पर भी इस फिगर से ये समझाने की कोशिश की गई है कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव से क्या मुराद है। आप देखें कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव जो है ब्रेस्ट कैंसर, वहाँ पर ये बाइंड हो सकता है वो टमॉक्सिफिन, और यहाँ बाइंड नहीं होगा। वो पहले वाली चीज़ है जो एक्सप्लेन की गई है। फ्लूटामाइड, नाइलूटामाइड, बाइकैलूटामाइड ये सिंथेटिक हैं, नॉन स्टेरॉयडल हैं और प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ होते हैं। नेचुरल हार्मोन के साथ बाइंड करते हैं, कंपीट करते हैं फॉर बाइंडिंग टू एंड्रोजन रिसेप्टर, और जाहिर है कि जब ये बाइंड कर जाते हैं तो उसकी ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देते हैं जो नेचुरल एंड्रोजन रिसेप्टर ने करनी होती है। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्लूटामाइड क्या करता है, इट इनहिबिट्स द एंड्रोजन अपटेक और इनहिबिट द न्यूक्लियर बाइंडिंग ऑफ एंड्रोजन इन टारगेट टिश्यूज, या ये दोनों काम भी कर सकता है। और जब ये खुद फ्लूटामाइड या नाइलूटामाइड वगैरह बाइंड हो जाते हैं तो ये फिर वो वाला एक्शन जो कि बेसिकली हार्मोन ने करना होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। Okay, student, it was all about this lecture, and this topic is finished now. Please go through it. Take care and Allah Hafiz.